नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे भीमा कोरेगांव केस में बंद हैं। 22 महीने से इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कई महीनों तक यह केस महाराष्ट्र पुलिस के पास था और जैसे ही वहां सरकार बदली, एनआईए के पास चला गया। प्रोफेसर आनंद गिरफ्तार हुए और कई दिनों से जेल में हैं। कोरोना के समय में जहां कैदियों को छोड़े जाने की नीति बन रही थी, उसी समय में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे गिरफ्तार किए जा रहे थे। यह कहानी सिर्फ प्रोफेसर आनंद की नहीं है, ऐसी ही कहानी डॉक्टर कफील खान की है, वरवर राव की है, सुधा भारद्वाज की है। आज आनंद के परिजनों और मित्रों ने एक वेबसाइट बनाई है। मीडिया से ऐसी कहानियां गायब हो जाती हैं, बीच बीच में आती भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किस मीडिया रिपोर्ट का इन मामलों में फर्क पड़ा है? सरकार की नज़र में जो प्रोफेसर विभिन्न मामलों में आरोपी है, वो क्लासरूम और अपने छात्रों पाठकों के बीच किस तरह का शख्स है, यह भी जानना चाहिए। आज आनंद का जन्मदिन भी है और इस मौके पर उनके दोस्तों ने एक वेबसाइट बनाई है, द रियल आनंद। अंग्रेजी में 30 किताबें लिखने वाले आनंद दिहाड़ी मजदूर करने वाले माता पिता की संतान हैं। दलित माँ बाप ने कभी स्कूल नहीं देखा, चूने की फैक्ट्री में ही काम करते थे। आनंद ने सरकारी स्कूल देखा और वहां से पास होकर नागपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो यूनिवर्सिटी में पहले 5 टॉपर में आ गए। नागपुर के ही विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर IIM अहमदाबाद से भी पढ़ाए। आनंद की कई किताबों का अनुवाद भारत की कई भाषाओं में हुआ है। रिपब्लिक ऑफ कास्ट काफी चर्चित रही है। द रेडिकल इन अंबेडकर नई किताब है सूरज येंगडे के साथ। डॉक्टर अंबेडकर पर अध्ययन करने वाले शोधार्थियों के लिए आनंद की किताबें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मराठी में मजदूरों के लिए पत्रिका निकाली है उन्होंने। 2001-2003 में CD रोम पर डॉक्टर अंबेडकर के लेखों, जीवन, तस्वीरों को डाला और दुनिया के लिए उपलब्ध करा दिया। इतनी किताबें लिखने वाला और साथ साथ स्केचिंग में दिलचस्पी रखने वाला प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की सारी प्रतिभाएं कथित आरोपों और धाराओं के आगे व्यर्थ हो गईं। अध्ययन करने वाला असहज बातें ही लिखेगा, बोलेगा, लेकिन ऐसे ही लोग जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं? सुधा भारद्वाज का सारा रिकॉर्ड कुछ काम नहीं आया। एक सामान्य और दुर्दांत अपराधी की श्रेणी में खड़ी कर दी गई और महीनों से जेल में है। मुझे लगता है कि आनंद तेलतुंबडे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि उनकी जो 70 साल की जो करियर है वो एक कॉर्पोरेट बॉस थे। C-suite में उनकी लाइफ थी और उनकी जो लाइफ ट्रेजेक्टरी हम देखते हैं कि विदर्भा के जैसे पिछड़े जो माँ बाप हैं, जो किसान काम करते थे, जो किसी और के ज़मीनों पे काम करते थे, वहाँ से लेकर IIM से लेकर उनकी जो नए नए प्रोग्राम्स और इंडिया की जो फर्स्ट डेटा साइंस का कोर्स है आनंद तेलतुंबडे ने किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल दलित आइकॉन्स ये आनंद तेलतुंबडे, अगर उनके हम रेज्यूमे को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क हो गया या फिर प्रोफेशनल वर्क हो गया, उनके अंदर उनका एक तरह से एक नया दृष्टिकोण दिखता है। और वो व्यक्ति जो था वो हिम्मत रखता था। हिम्मत रखने वाले लोगों की जो है, मुझे लगता है कोई भी फील्ड में कमी है। और हिम्मत तो हमको जब रखनी चाहिए जब हमारे पास ज्यादा दमन होता है। और आनंद तेलतुंबडे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार दुनिया भर के विचारक पढ़ते हैं, उनकी किताबों को दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और उनका एक रेफरेंस हमेशा साथ में दिया जाता है। आपको मीडिया ने कितनी बार बताया होगा कि सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बने, 35 साल में केंद्रीय मंत्री बन गए और 40 साल में उप मुख्यमंत्री बन गए। आप कभी उबे नहीं। इतनी सी कहानी को रोज रोज राजस्थान पर कवरेज हो रहा है। मीडिया कभी नहीं बताता कि एक प्रोफेसर बनने और 30 किताबें लिखने में उम्र का कितना हिस्सा गुजर जाता है। वैसे उस देश में जहां बहुत से लोग किसी पार्टी मुख्यालय से पत्र लिखवाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, वहां पर एक प्रोफेसर का बायोडेटा पढ़ने और बताने का कोई खास मतलब भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से बेकार भी नहीं है। असली आनंद वेबसाइट क्या आनंद को वो परिचय दे सकेगी, इंसाफ दिला सकेगी जो उन्होंने 30 किताबें लिखकर, अनगिनत क्लासें लेकर, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर जो छवि बनाई थी, उससे तो नहीं मिली? क्या इससे मिल जाएगी? क्या एक प्रोफेसर का प्रोफेसर होना ही काफी नहीं है? आनंद जी की माता जी 92 साल के हैं। उनको तो अभी पता ही नहीं है कि वो उनका बेटा जेल में है। यह इस महामारी में उनके लिए जेल में रहना बहुत ही कठिन प्रसंग है। उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। जेल की कंडीशन इतनी बुरी है, वहां खाने का, हाइजीन का, दवाइयों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता है।
और इस उम्र में जेल में रहना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है और हमारे लिए ये सहन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें उनको और 90 दिन का एक्सटेंशन मिला है, वो भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दिन है। एनआईए ने 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल करने की वजह से कोर्ट ने एनआईए को 90 दिन का और एक्सटेंशन दिया है। इस महामारी में जेल में रहना और वो भी खुद को बहुत सारी बीमारियां होने के बावजूद सब कुछ सहन करना बहुत ही कठिन है। आनंद 91 दिनों से जेल में हैं। आज उनका जन्मदिन है, 70 साल के हो गए। द रियल आनंद वेबसाइट से उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ आपके सामने रख दिया है। एक प्रोफेसर, एक कलाकार, एक मैनेजमेंट गुरु, डेटा साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट के तौर पर क्या क्या किया है उसका भी हिसाब है। नागरिकों के अधिकार के लिए हुई कई लड़ाइयों में शामिल रहे। 4 दशकों से कई ऐसे समूह का हिस्सा रहे हैं जिसने फैक्ट फाइंडिंग की है और सरकारी नजरिए से अलग रिपोर्ट दी है। सुनामी के बाद पुनर्वास की हकीकत क्या है या जातिगत हिंसा की हकीकत क्या है? क्या यह सब काम करना आपराधिक है? इंडियन ऑयल के लिए काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को संगठित किया और सफलता दिलाई। आज देश में करोड़ों लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के कारण सताए जा रहे हैं। क्या उन बेआवाज के लिए किसी आनंद का आगे आना अपराध है? क्या यह खराब काम है? गुजरात और चेन्नई में पोस्टिंग के दौरान झुग्गियों में जाकर किसी को पढ़ाना क्या गलत काम है? ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के लिए काम करते हैं, जिसकी मांग सिर्फ यही है कि सबको शिक्षा मुफ्त मिले। रियल आनंद वेबसाइट में उन आरोपों का भी एक कॉलम है जो सरकार की तरफ से उन पर लगाए गए हैं। यह वेबसाइट उन आरोपों को छिपाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि बताती है कि 28 अगस्त 2018 को 5 राज्यों में 6 एक्टिविस्ट के घरों पर छापे पड़ते हैं। इनके अलावा आनंद के गोवा वाले घर में भी छापे पड़े। तब पति पत्नी दोनों मुंबई में थे। बगैर उनकी अनुमति या जानकारी के उनके घर में सर्च हुआ, एफआईआर होती है और यूएपीए की धाराएं लगा दी जाती हैं जो आतंकवादियों वगैरह वगैरह पर लगते हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक पत्र दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसमें कॉमरेड आनंद लिखा है और इसके आधार पर कहते हैं कि एडिशनल महानिदेशक पढ़ते हैं कि कॉमरेड आनंद का मतलब हुआ कि सीपीआई माओइस्ट का कॉमरेड आनंद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे है, जो साबित करता है कि इनके संबंध प्रतिबंधित संगठन से है। आनंद कोर्ट चले गए कि यह आपराधिक मानहानि हुई है, मगर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि एफआईआर खारिज हो, मगर वहां से हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फिर आनंद अग्रिम जमानत के लिए पुणे कोर्ट गए, मुंबई हाई कोर्ट गए। दोनों जगहों से उनकी याचिकाएं खारिज हो गई। 2 फरवरी 2019 को आनंद को मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाता है। पुणे की स्पेशल कोर्ट फैसला देती है कि यह गिरफ्तारी अवैध हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। फिर महाराष्ट्र में चुनाव आ जाते हैं, सरकार बदल जाती है। नई सरकार भीमा कोरेगांव के मामले में फिर से जांच करने की बात करती है। 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार इस केस को राज्य सरकार से लेकर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे देती है। सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च 2020 को अग्रिम जमानत की अपील खारिज होती है। आनंद को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। 14 अप्रैल 2020 को सरेंडर करते हैं। इसी केस में तेलुगु के बड़े कवि वरवर राव बंद हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब जाकर उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन क्या यूएपीए जैसे कानून इसलिए हैं कि किसी को अनगिनत साल या महीनों के लिए बंद कर दिया जाए? उसी तरह से डॉक्टर कफील खान को जब 10 फरवरी को जमानत मिली तो 4 दिनों के बाद 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 मई को 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। 10 बार तारीखें पड़ चुकी हैं, अभी तक एनएसए नहीं हटा है। डॉक्टर कफील खान के लिए 13-14 जुलाई के बीच फ्री डॉक्टर कफील नाम का ट्विटर ट्रेंड चला। इसमें कई संस्थाओं ने ट्वीट किया और डॉक्टरों ने भी। कुछ डॉक्टरों ने डॉक्टर कफील खान के समर्थन में अपने वीडियो भी डाले। इनमें से कुछ हैं एम्स आरडीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हमजा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू से डॉक्टर शाहनवाज इकबाली, कर्नाटक से डॉक्टर किराश पार्थिपाड़ी, दिल्ली से डॉक्टर तबिश खान, डॉक्टर सैयद फैजन
फैजान अहमद और इंदौर के डॉक्टर आनंद राय ने भी इनके पक्ष में ट्वीट किया है। क्या सरकार के ऊपर सवाल करना किसी इंसान को इतना भारी पड़ सकता है कि उसको देश के ऊपर खतरा बताकर और उसे कई महीनों तक जेल में रखा जाए? एक तरफ तो आप डॉक्टरों को देश की धरोहर बता रहे हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स बता रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर सवाल पूछ लेता है, अगर किसी सरकार की अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर देता है, तो आप उसे देश के ऊपर खतरा बताकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है कि सिर्फ जो आपके हक में बात करेगा वही सिर्फ तालियों का हकदार है, और जो इंसान फ्री में सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन सरकार से सवाल कर लेता है, तो वो देश के लिए खतरा हो जाता है। डॉक्टर कफील खान के मामले में आज सुनवाई थी, टल गई। इस मामले में कई सुनवाई हो चुकी है। योगेंद्र यादव भी उसी वक्त वहीं थे जब डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। उनका कहना है कि एक भी लाइन डॉक्टर कफील ने संविधान या देश के खिलाफ नहीं कही थी। अगर आज के भारत के दो पोस्टर बॉय आपको सोचने, पोस्टर बॉय मतलब जिन लोगों का चेहरा दिखा के आप पूरे देश का माथा ऊंचा कर सकते हैं, तो वो दो पोस्टर बॉय होंगे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और डॉक्टर कफील खान। आज इन दोनों को हमने जेल में बंद कर रखा है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर वाली कहानी है, आज के युग का अंबेडकर है वो। जिन लोगों को पढ़ के हम सब ने डॉक्टर अंबेडकर को समझा है, उसमें तेलतुंबड़े है। ये उनकी कई किताबों में से एक किताब है जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, अंबेडकर में रेडिकल क्या है। ये समझाने वाला व्यक्ति है डॉक्टर तेलतुंबड़े, IIM के प्रोफेसर। जिस केस में धरा गया है उस केस से कोई लेना देना नहीं। जिस कॉन्फ्रेंस के बारे में सारा आरोप है उस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं डॉक्टर तेलतुंबड़े, लेकिन आज उसके आरोप में जेल में। यही बात डॉक्टर कफील खान के बारे में लगती है। मेरा संयोग ये है कि जिस स्पीच के लिए डॉक्टर कफील अहमद इस वक्त जेल में है, वो स्पीच तो मेरी आंख के सामने दी गई थी। एक शब्द नहीं उस स्पीच में जो भारत के संविधान के खिलाफ हो। भारत के संविधान का गुणगान करती हुई स्पीच है, देश का गुणगान करती हुई स्पीच है। एक शब्द नहीं जो किसी धर्म के विरुद्ध हो। दरअसल वो कहते हैं बाकी मुसलमानों को कि नहीं, जाके तुम्हें नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को समझाना चाहिए अपने बारे में, ताकि उनके मन में प्रेजुडिस ना हो। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझना चाहिए। ये NSA क्या है, जमानत ना मिलने वाले कानूनों से कितने संगीन मामले पकड़े गए और कितने मासूम लोग फंसा दिए गए, इसका अध्ययन तो होना चाहिए। आज हम विधि लॉ सेंटर की नेहा से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को लेकर बात करना चाहते हैं। नेहा, मेरा सवाल कफील खान के संदर्भ में ही है, NSA को लेकर, रासुका को लेकर। आज सुनवाई होनी थी, वो टल गई, लेकिन हम थोड़े इस कानून के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सफूरा जरगर के केस में जब जमानत मिल गई तो तुरंत ही एक दूसरे मामले में UAPA लगा दिया गया कि ज़मानत ना मिले, लेकिन NSA का भी उसी तरह का एक उपयोग यहाँ पर देख रहा हूँ। थोड़ा आप बताएंगे कि ये एक किस तरह का हथियार है, इसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, इसने आके कौन सा कानून व्यवस्था की शांति इस देश में स्थापित कर दी है, जो ये एक अचूक हथियार बना हुआ है राज्य सरकारों का। सर, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये एक्ट 1980 में इनैक्ट हुआ था नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस लॉ में डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एसेंशियल कमोडिटीज, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, पब्लिक ऑर्डर, इस सब में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन पास कर सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनिटिव डिटेंशन से अलग इस हिसाब से है कि इसमें अरेस्ट और चार्ज फ्रेम करना, चार्ज प्रूफ करना, इस सब की कोई जरूरत नहीं होती है। जस्ट बस एक अगर शक हो कि कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट, इंडिया के पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है, तो उस पर ये डिटेंशन का ऑर्डर डाल दिया जा सकता है। ये लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि एक तो इसमें कोई चार्ज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है,
दूसरा इसमें जो पावर्स है, जो अथॉरिटीज हैं जो इस पे डिटेंशन डाल सकती हैं, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस कुछ होता ही नहीं है, कोई कोर्ट ना इसमें देख सकता है, ना इसमें कोई वो कर सकता है कि इसमें चार्ज बनता भी है कि नहीं। इसमें बस एक बॉडी है एडवाइजरी बॉडी करके, जो हाईकोर्ट के जजेस या जो हाईकोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफाइड हैं, वो 3 मेंबर की बॉडी होती है। वो इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो डिटेंशन है ये सही है कि नहीं। पर जो लॉ कहता है कि 6 महीने तक एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके डिटेंशन 6 महीने तक आप बिना एडवाइजरी बोर्ड के लोगों को डिटेन कर सकते हैं। ये जो पावर है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से मिलता है, आर्टिकल 22। इसमें प्रोविजन ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी या कुछ भी ऐसा हो, इसमें अगर कोई इंसान को, स्टेट को, गवर्नमेंट को ऐसा कोई शक हो कि कोई इंसान इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर डाल दिया जा सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी प्रोविजंस हैं कि अगर इंसान को उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि उस पर क्यों डिटेंशन ऑर्डर डाला जा रहा है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे इस एनएसए में ये भी लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन, जब एडवाइजरी बोर्ड के पास एक इंसान जाता है तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी राइट नहीं है। और जो एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सिर्फ उनकी फाइंडिंग्स कि उन्होंने हाँ बोला है या ना बोला है, सिर्फ उतना ही पब्लिक डोमेन में होता है। बाकी उधर क्या हुआ क्या चला ये किसी को कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। तो ये ऊपर से ये लॉ है जिसके अगेन जिसमें बहुत लोगों को डाला गया है। तो इससे नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है, रासुका को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। डॉक्टर कफील खान, क्या ही कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं? बाहर रहते तो कहीं कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल ही कर रहे होते और उसी में अपना सब कुछ योगदान कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये भी देखने की कोई व्यवस्था नहीं है कि 3 महीने से जो जेल में बंद है वो किस तरह का कानून, जो व्यक्ति अगर वो इतना बड़ा नेता होता तो 3 महीने जेल में बंद रहने से तो पूरी देश की जनता सड़कों पे आ गई होती, तो वो भी वैसी भी बात नहीं है। तो किस बात से ये जो खतरे का असेसमेंट होता है इसका कहीं कोई आगे पीछे सुनवाई नहीं है? और क्या इसके तहत अनंत काल तक आप जेल में ही रह जाएंगे? जी बिल्कुल। अगर इस लॉ को बिल्कुल उसके टू द लेटर फॉलो किया गया तो अनंत काल तक आप जेल में ही रह सकते हैं। इस लॉ में ये भी लिखा है कि अगर गुड फेथ, अगर कोर्ट, अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने गुड फेथ में ये कदम उठाया है तो कोर्ट उसको कुछ नहीं कह सकती है। कि अगर एक ऐसा भी केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें सारे के सारे जो ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन थे, जिस पर डिटेन किया गया था, वो सारे के सारे गलत निकले, पर उसमें अथॉरिटी ने बोला कि उनको लगा था कि वो ग्राउंड सही है, तो उन्होंने गुड फेथ में एक्शन लिया। तो कोर्ट उस सिचुएशन में भी कुछ नहीं कर सकता है। बस अथॉरिटीज को ये प्रूव करना है कि उनको लगा कि उनका शक सही है, बस, और कोई प्रूफ नहीं जरूर। तो इसको बदलने की बात या इसमें संशोधन की बात, इतने सारे कानून के लॉ कमीशन बनते रहते हैं, कभी बात ही नहीं हुई इसके बारे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपने जो पूछा है। ये एक्चुअली इसका कहानी 1975 में शुरू होती है। 1975 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, बहुत फेमस हो गई थी डिसेंट को सप्रेस करने के लिए। इंदिरा गांधी ने इसका बहुत यूज किया था। ये अब तो बहुत लिटरेचर में भी इसके बारे में लिखा जाता है। तो 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये एक्ट को रिपील कर दिया और 2 साल तक हमारे पास कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं था। फिर उन्होंने 44th अमेंडमेंट भी पास की थी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 22 को अमेंड किया था। उसमें 1-2 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि ये जो 6 महीने हम देखते हैं डिटेंशन बिना एडवाइजरी बोर्ड के पार्लियामेंट भेज रहा है, एनएसए भेज रहा है, ये पावर पार्लियामेंट से हटा दी गई थी। दूसरा, जो एडवाइजरी बोर्ड के जजेस थे वो एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट होना था, और उनकी जो बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी बदल दी थी ताकि उसमें ओवरसाइट बेटर हो। ये तो जो प्रोविजंस थी ये 1980 में जब इंदिरा गांधी आई उन्होंने बाकी 44th अमेंडमेंट को तो उन्होंने वो कर दिया, पर जो ये आर्टिकल 22 का अमेंडमेंट था वो कभी नोटिफाई नहीं हुआ। ये 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो चुका है, पर क्योंकि ये अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हुई, जो आपके बाद में 1980 के बाद जो लॉज आ रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये चेंज लॉ कमीशन का एक्चुअली बोलने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये हो चुका है, बस नोटिफाई करना रह गया।
और किसी भी सरकार ने उसके बाद से किया नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, के बाद इंदिरा किसी गांधी ने ने भी नहीं किया और किसी ने भी नहीं नहीं, किया। किसी ने भी नहीं किया, किसी ने इसके बाद इसकी चर्चा ही नहीं किया, ये इशू कभी छुआ ही नहीं है किसी ने। और ये अब लोगों की याददाश्त से भी निकल गया है कि बस अगर आप इसको सर्च करोगे, इसके बारे में कुछ रिसर्च करोगे तभी मिलेगा, वैसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पर नेहा, राज्यों के पास क्या यही प्रिवेंशन डिटेंशन के अधिकार हैं? कभी इसका अध्ययन हुआ है कि कितने तरह के कानून हैं और इन कानूनों की वजह से राज्यों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कितनी मदद की है? जैसे आप अगर देखें तो विकास दुबे के केस में ही वो बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लेता है वो, लेकिन उन विधायकों से पूछताछ नहीं होती है, कोई यूएपीए या एनएसए का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आनंद तेलतुंबडे के बारे में एक पर्चा दिखाया जाता है, हो सकता है कि पुलिस के पास और भी कोई सबूत हो जिसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये खबर आई थी कि एक पर्चा दिखाया जाता है जिसमें कॉमरेड आनंद लिखा हुआ है। कई तरह के आनंद हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर आनंद हो गए और यूएपीए लगा दिया गया। तो एक प्रोफेसर के साथ ये बर्ताव हो रहा है और एक इसके साथ हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रिवेंशन डिटेंशन कानून से स्टेट को असहमतियों को, सवालों को कुचलने का ही फायदा हुआ है या वाकई में राज्यों ने इसका लाभ बेहतर तरीके से भी उठाया है? तो सही एक्चुअली हर लॉ का ना एक पर्पस, एक कोई वो बन जाता है कि आप इस लॉ को इस चीज के लिए यूज करेंगे। यूएपीए में ज्यादातर ये कम्युनिस्ट, माओइस्ट जिन पे चार्ज लगाया जाता है उन पे यूएपीए डाल दिया जाता है। यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है, बस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। जो राज्यों ने किया है, उन्होंने एनएसए को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। उन्होंने आपने ये गुंडा एक्ट तो सुना होगा, ये हर राज्य ने और बहुत सारे राज्यों ने गुंडा एक्ट अपनी निकाल दी है। गुंडा एक्ट में उन्होंने ये किया है कि जो बूट लेगिंग, नार्कोटिक्स, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपने गुंडा एक्ट में डाल दी है। और आज हमारे पास शायद 20 राज्यों में गुंडा एक्ट हैं, मतलब अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं। राज्यों को पब्लिक ऑर्डर पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ डालने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से। उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि अब जो भी अक्यूज्ड है, जो भी इंसान है जो उनके हाथ में रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू नहीं आ रहा है, उस पर ये लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये चार्ज डाल देते हैं। ये एक बहुत हाई कोर्ट्स के केसेस को देख के ये पता चलता है कि इनकी ज्यादातर क्या करते हैं कि अगर इनको लगता है कि किसी को बेल मिल रही है, बेल मिलने से पहले ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर डाल देते हैं ताकि जो इंसान है वो जेल से बाहर ही ना निकले। और ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में। 2018 का स्टैटिस्टिक्स, एनसीआरबी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि लाख के करीब लोगों को डिटेन किया गया था। अब इन लाख लोगों को ज्यादातर 1 लाख 1 साल में। तो इनको, और ये 1 लाख लोग इतनी ही तरह के 3 महीने से लेकर 12 महीने या 1 साल तक जेल में बंद रहे होंगे। जी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास डेटा अभी मेरे सामने है। हाँ, ज्यादातर लोग 6 महीने के अंदर निकल जाते हैं, पर 6 महीने तक तो इनको डिटेन किया ही जाता है। तो ये हमारा ये कानून काफी यूज किया जाता है और काफी अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। तमिलनाडु में बूट लेगिंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो इन्होंने अपने बूट लेगिंग के चार्ज पे बहुत डालते हैं लोगों को। किसी और स्टेट में कोई और प्रॉब्लम है तो जो भी उनका इशू है उस स्टेट का, जो भी उनका सोशल इशू है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डाल के उसको वहीं के वहीं निपटा देते हैं, ताकि ना कोर्ट में आना पड़े, ना इसको कुछ प्रूव करना पड़े, वहीं के वहीं खत्म कर। ये बहुत होता है। तो किस तरह के लोग ज़्यादातर इनमें पकड़े जाते हैं? तो आपकी बातों से ये भी सुन के लगता है कि कफील खान के केस में कोई उम्मीद नहीं है फिर। जी, उनका तो जब तक स्टेट डिसाइड नहीं करेगा कि अब उसको उनका एग्जाम्पल काफी बना दिया, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड को ये रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। तो अब ये एडवाइजरी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या बोलेंगे कि ये उनकी जो डिटेंशन थी वो सही थी कि नहीं। पर वो 6 महीने तक तो अंदर उनको रखेंगे। और किस तरह के क्या श्रेणी के लोग इसमें? ज्यादातर राजनीतिक विरोधी ही होते हैं इसमें? हाँ सर, एनएसए में ज्यादातर राजनीतिक विरोधी होते हैं। अभी काउ स्लॉटर के केसेस पे भी एनएसए लगाने लगे हैं। यूएपीए के केसेस में ज्यादातर कम्युनिस्ट लोगों को डाला जाता है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो स्टेट लॉज हैं वो ज्यादातर कॉमन क्रिमिनल्स होते हैं। इनके अगेंस्ट कुछ मतलब चोरी चकारी जिनके अगेंस्ट वो केस होता है, तो हर लॉ का एक तरीके के लोगों को पकड़ते हैं।
क्योंकि पुलिस को पता है इस लॉ के अंदर आप इन लोगों को पकड़ो। तो पावर तो बहुत लोगों को पकड़ने के लिए, पर वो लॉ ऐसा बन जाता है कि अब इस लॉ में हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, यूएपीएम में कम्युनिस्ट को पकड़ेंगे। ये एक प्रैक्टिस बन गई है हमारे देश में। और ये अगर कई बार लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर समझने के स्तर पर एक नागरिक इन मुद्दों को किस तरह से देखे कि इस तरह का कानून होना या किसी का भी इसको पकड़ के 6 महीने के लिए डाल देना कितना नुकसान है लोकतंत्र का। सर, इसका एक तो हमारे देश में अगर आप मुझसे पूछें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आईपीसी है, सीआरपीसी है, मतलब पुलिस के पास काफी पावर है और लोगों को पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए, ये सब है उनके पास। तो इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। जब ये आर्टिकल 22 1950 में लाया गया था, उस टाइम पे जो कंडीशन थी कंट्री की वो बहुत अलग थी। वो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे दिल्ली में बैठे हुए बहुत आतंक और दंगा देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और इसमें बहुत चर्चा हुई थी कि ये डालना चाहिए कि नहीं। पर बहुत मतलब बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा था कि इस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन है, इसमें जरूरी है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन डालना। और जब 1950 में हमारी पहली प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आई थी, वो सिर्फ साल भर के लिए थी कि ये सिर्फ साल भर के लिए होनी चाहिए, उतने में हम लोग देश को काबू में कर लेंगे। ये चलते 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 आज तक चल ही रही है। और अगर मतलब नागरिक के लिए आप कहें तो पहली चीज तो ये है कि हमारी इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव आ चुका है, बस उसको एक गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है। और बीजेपी तो जनता गवर्नमेंट की ही मतलब वहीं से आई है, तो इनका तो ये बनता है कि जनता गवर्नमेंट ने जो किया था उसको तो कम से कम नोटिफाई कर देगी। पर वो इतनी छोटी सी चीज कोई सरकार नहीं कर रही है, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। बस इतने से कोई याद भी नहीं दिलाना चाहता है, क्योंकि कोई ये याद बात दिलाना आपके नहीं, कोई याद दिलाना नहीं चाहता। आपके जवाबों से ये बात समझ में आ गई कि एनएसए वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं कि डॉक्टर कफील खान से उनको खुला छोड़ दिया जाए अकेले महीनों भर सड़क पर चलने के लिए, तो क्या ही कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। शुक्रिया नेहा, दिलचस्प जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और अब मैं आप दर्शकों को एक रोचक जानकारी दे रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना के टीका का परीक्षण चल रहा है, और ये परीक्षण पहली बार 1000 इंसानों पर किया गया। उन 1000 लोगों में से 2 भारतीय थे। उनमें से एक दीपक पालीवाल अपना अनुभव हमारे साथ बांटने वाले हैं ब्रेक के बाद। इस समय कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की कई यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनियां रिसर्च में लगी हैं। इनमें से एक प्रमुख कैंडिडेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ और एस्ट्राजेनेका फार्मा का है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1NCOV19। यह अब अपने ह्यूमन ट्रायल के आखिरी चरण में है। टीम के प्रमुख वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं उन्हें। इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, ताकि जैसे ही ट्रायल के सही परिणाम आएँ और इसे मंजूरी मिले, वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया जा सके। उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 के शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा। इसके ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण में 1000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। दूसरे चरण में इस ट्रायल को इंग्लैंड के साथ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में भी किया जा रहा है। फिलहाल ये ट्रायल 10,260 वॉलेंटियर के साथ किया जा रहा है। ट्रायल के समय ये ज़रूरी होता है कि वॉलेंटियर की उम्र और नस्ल का विस्तार धीरे धीरे बढ़ाया जाए। वैक्सीन का ट्रायल बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, मगर सभी मानकों का ध्यान रखते हुए। पहले ट्रायल के लिए जब वॉलेंटियर का चुनाव हो रहा था, तब सिर्फ हेल्थ स्क्रीनिंग की में ही 1 महीने का समय लगा था। उसके बाद 1 महीने पहले चरण की ट्रायल चली। सोचिए, भारत में ICMR ने भारत बायोटेक को वॉलेंटियर का एनरोलमेंट शुरू करने के लिए मात्र 5 दिन का समय दिया था, और वैक्सीन लॉन्च करने के लिए 1.25 महीने का। अप्रैल के महीने में ऑक्सफोर्ड की ट्रायल 21 से 40 साल के बीच की उम्र के करीब 1100 वॉलेंटियर के साथ की गई थी। इसमें से आधे लोगों को कोविड के वैक्सीन की 1 डोज दी गई और आधे लोगों को मेनिंजाइटिस का वैक्सीन दिया गया। 10 लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी गई। हम काफ़ी अरसे से ऐसे किसी शख्स से बात करना चाह रहे थे जो इस वैक्सीन की ट्रायल से जुड़ा हो,
तभी हमें दीपक पालीवाल ने मैसेज किया। दीपक पहले चरण के ट्रायल में जुड़े 2 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी गई है। दुनिया में जिन 10 लोगों को इस वैक्सीन की 2 डोज दी गई है उनमें से एक दीपक हैं। दीपक लंदन में पिछले 10 साल से रह रहे हैं और एक फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। ब्रिटिश नागरिक हैं मगर भारत में जयपुर का परिवार है इनका और अपने इटावा के हैं। दीपक कहते हैं कि इन्हें यकीन था कि इनके परिवार वाले कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि ये ट्रायल में हिस्सा लें, इसलिए उन्होंने 1 महीने के बाद इसके बारे में बताया। दीपक पालीवाल हमारे साथ हैं। सोचिए इस दुनिया में 2 लोग हैं जो इस ट्रायल से, 2 भारतीय हैं जो इस ट्रायल में हैं और एक हमारे साथ हैं। तो दीपक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, आपने भाग क्यों लिया और किस आधार पर आप चुने गए कि आपके शरीर पर ये ट्रायल होगा। आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। बात शुरू हुई करीब 10 अप्रैल के आसपास। एक व्यक्ति ने, जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी आप बोलते हैं, व्हाट्सएप, उस पर एक फॉरवर्ड किया मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे ट्रायल शुरू हो रही है। और सभी लोग उस पर दिक्कत में थे, सभी लोग परेशान थे का इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक ट्रायल शुरू हो रही है, क्या आप पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? करेंगे। तो हमने उसको ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन दी फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास उनका 16 अप्रैल को जवाब आया कि आप आइए और स्क्रीनिंग के लाइए, क्योंकि उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये केवल हेल्दी, स्वस्थ इंडिविजुअल के ऊपर होनी थी। तो हमने कहा, अच्छा, हेल्दी मतलब किस तरह का हेल्दी? क्या बोल रहे? कि कोई बीमारी नहीं है? बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। आपका वजन बराबर होना चाहिए, आप स्मोकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि लंग रिलेटेड वो थी। तो वो बहुत सारे उनके क्राइटेरिया थे। तो उन्होंने हमें स्क्रीनिंग पे बुलाया। 16 अप्रैल को हमारी स्क्रीनिंग हुई और 16 अप्रैल के वहां पे लगे करीब 3 घंटे लगे और काफी लोग आए हुए थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप एक आम आदमी नहीं है, तो जो मेडिकल को जानते हैं अच्छे ढंग से वो भी आ रहे हैं इसमें। तो 3 घंटे तक बैठे। फिर उन्होंने 1 वीक बाद बोला कि भाई आप स्वस्थ हैं। एक तो सबसे अच्छी वही बात लगी, लोग हम पूरे स्वस्थ निकले। तो आप आए, अब वैक्सीनेशन के लिए आपको एक डेट दी जाएगी। तो गए वहां पे वैक्सीनेशन से पहले। 1 दिन थोड़ा सा था, अजीब सा लग रहा था कि क्या करने जा रहे हैं। घर पे किसी को नहीं बताया था जयपुर में, क्योंकि वो वहां से एक मना आता, ये तो हमको लगता था। तो गए वहां पे, उन्होंने फिर एक वीडियो दिखाए 2-3 की, क्या क्या रिस्क हो सकता है इसमें। कोई कुछ वो नहीं था कि हाँ यदि आपको कोविड हो भी जाता है उसके बाद तो आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही आना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इस ट्रायल में पार्ट किया है। और गए और एक इंजेक्शन लिया, उन्होंने दिया और उसके बाद फिर 2 घंटे तक वहीं बिठा के रखा कि क्योंकि इसका इंजेक्शन का ये दवाई तो है नहीं कि टेबलेट की एकदम इमीडिएट रिएक्शन दिखेगा, दिखने को होता तो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें फिर एक बार सारा ब्लड प्रेशर ये वगैरह सब चेक किया, जो पैरामीटर्स चेक करने थे, और उसके बाद उन्होंने बोला आप अपने घर जाएं। और उस दिन हम साइकिलिंग करके गए थे, करीब यहाँ से, हमारे घर से जहाँ पे वो सेंटर था हॉस्पिटल, 15 किलोमीटर। और अब बिल्कुल ठीक है, अब हो गए आज के डेट 66 डे पे बैठे अपन, सब अच्छा है। तो ये जो ट्रायल हुआ, इसके प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब आपने रिस्क की बात की, तो किस तरह का रिस्क होता है? जैसे हो सकता है कि भारत में भी लोगों को बुलाया जाए कि आप आएँ और आगे आएँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो ये रिस्क किस तरह की आपको बताया गया कि किस तरह का जोखिम हो सकता है? रिस्क हर क्लिनिकल ट्रायल में होता है, ये नहीं कि इसी एक क्लिनिकल ट्रायल में रिस्क होता है। रिस्क होता है कि आपका ऑर्गन डैमेज से मॉर्टेलिटी, डिपेंड उसके ऊपर है कि आप किस कंडीशन में। और ये तभी पहले फेज 2 की ट्रायल थी, हेल्दी इंडिविजुअल्स पे हुई कि आपकी बॉडी थोड़ी क्षमता है कि आप उसको, जो भी यदि कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसको आप बॉडी लड़ लेगी उससे, आपसे, मतलब वो जो वायरस जो वैक्सीन डाली है तो ऑर्गन डैमेज टू मॉर्टेलिटी। लेकिन यदि हर कोई यही सोचेगा रिस्क है तो शायद कभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाएगी। और उससे पहले एनिमल स्टडीज हुई, तो एक एनिमल स्टडीज के पास फेज 2 और अभी जुलाई से फेज 3 शुरू हुई है। 10,000
और उसका एज ग्रुप बढ़ा दिया। हम्म, और ये तो उसमें भी आप हैं। फेज 2 तो फेज 1 2 में हम हैं, और उससे सक्सेस दिखा लोगों को, तो हजार जो साइंस, उसके सक्सेस के हम्म, बाद उन्होंने फेज 3 हम्म, शुरू किया है, जो कि 10,000 लोगों को लिया है, और हम्म। इन्होंने कंट्रीज भी बढ़ा दी हैं। पर दीपक जी, ये जो वैक्सीन है, क्या इसके लेने के बाद अगर सफल हो जाती है ये प्रयोग, अब आप हैं तो होना ही होना है सफल, मुझे लगता है, क्योंकि दीपक हैं इसमें, तो क्या इस वैक्सीन को लेने के बाद ये उसी तरह का टीका है कि ये आपने ले लिया तो फिर अब आपको कोविड नहीं होगा? ये वैक्सीन जैसे अपने हेपेटाइटिस का है, कोई भी वैक्सीन जो अपन लेते हैं, ये उसी के लिए ही बनाई जाती है। और इसमें देखो, अभी समझ लीजिए आप अप्रैल से शुरू करके ये जुलाई में बैठे हैं, तो इसमें और स्टडीज होंगी कि जैसे कई जगह बूस्टर डोज होता है, तो हो सकता है इसका बूस्टर डोज भी आए। कल ही एक इंपीरियल कॉलेज की एक नई स्टडी रिलीज हुई थी कि जो जिसको कोविड हो जाता है, हाँ, उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हाँ, अभी पता लगा कि एंटीबॉडीज बहुत कम टाइम के लिए रुक रही हैं। तो हो सकता है इसको, जैसे अपन फ्लू वैक्सीनेशन लेते हैं हर साल, हो सकता है इसका हर साल का हो जाए। तो अभी ये बहुत शुरुआत है कि स्टडीज हो रही हैं, लेकिन सबसे पहला है कि एक वैक्सीन आए, नो, कि उससे कम से कम अपने काम तो शुरू हो। तो आपने जब वो वैक्सीन देखी तो किस तरह की कल्पनाओं से आप गुजरे थे? कि क्या आपको लगा कि ये वही चीज है जो आप पर आजमाई जा रही है, जिसका इस वक्त धरती पर हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है? सोच वही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, धरती इतनी दूर, घर से दूर आने के बाद घर कहीं दूर हो गया है, तो वो लगता है कि अब वापस कैसे जाएं, कोई फ्लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, माँ उधर है, दीदी उधर है, भाई उधर है, अपने दोस्त उधर हैं, कैसे मिलने जाएंगे यदि कुछ नहीं होता है कोई। और सब तरफ डिप्रेशन, हर तरफ कहीं से कोई अच्छी न्यूज आ ही नहीं रही। और अपनी आदत है, ये कुछ भी चीज की आदत बहुत जल्दी बन जाती है अपने को। तो अपने को अब कोरोना की आदत बन गई कि है, साथ रह रहे हैं, चल पाए अपन, मतलब उसको आदत नहीं बनानी, उसको दूर रहना है। यही सोच के किया कि नहीं, कुछ तो करें कि अपने ही हमारे ही थ्रू किसी का कुछ हो सके, तो क्यों नहीं। पर आपकी जिंदगी अब किस तरह से बदली है? क्या उस वैक्सीन के 2 डोज देने के बाद आपको कहा गया कि आप एकदम बिंदास घूमें और आपको कोई खतरा नहीं है कोविड होने का, और जिंदगी किस तरह से बदली है? अभी वो नहीं बता सकते कि आप बिंदास, क्योंकि जब तक उनके पास रिजल्ट नहीं आए। उन्होंने यही बोला है कि जैसे एक आम आदमी जिंदगी निकाल रहा है, आप अभी, हम भी वही हैं। तो हम बाहर जाते हैं, मास्क पहनते हैं, हम घर आते हैं, हाथ धोते हैं, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं नॉर्मल उसमें कोविड कंडीशंस में, वही हमको लेने को बोला है। लेकिन हमको उम्मीद है, क्योंकि जैसे इन डॉक्यूमेंट्स को रिटन राइटिंग में देख नहीं सकते, लेकिन जो बात होती है वहां पे जाके, क्योंकि हर सप्ताह जाना पड़ता है, तो यही बात होती है। अच्छा, हर सप्ताह जाते हैं? बात यही होती है कि हाँ। और आपके शरीर में क्या चेंज आ रहा है, वो सब भी आपको लिखना होता है या बताना पड़ता है उनको, क्या चक्कर आया? तो एक हमको डे 1 से उन्होंने ई डायरी दी थी कि आपको उसमें आधा घंटा बैठ के लिखना पड़ता था कि आपका मतलब कोई फीवर है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स थे, उसको आधा घंटे में बैठ के ई डायरी को भरा जाता था और उसको फीडबैक दिया जाता था। उन्होंने एक हमको 24 आवर्स कॉन्टैक्ट नंबर दिया इमरजेंसी की, कभी भी कुछ भी हो आप हमें फोन करिए पहले। तो मतलब बहुत ही वेल प्लान्ड है ये। ऐसा नहीं है कि आप, जो हमने पहले ही बोला कि अप्रैल से शुरू के जुलाई तक हो गया, ये 45 डेज में कोई ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सोच समझ के वाली ट्रायल है, और वो लोग कुछ नहीं बोलते, कहीं प्रोमिस नहीं करते कि हम इस दिन दवाई लॉन्च कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते कोई भी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सक्सेस रहेगा, वो पहले से ही बना के रखेंगे दवाई, कि एक दिन ये नहीं हो कि आज सक्सेसफुल हो गया तो हम कल से बनाना शुरू करें। दवाई बननी शुरू हो गई है। तो दीपक जी, ये समझें कि आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका चयन हुआ है कि आप पर ये टीका इसका लगाया जाएगा इंजेक्शन, इसमें भी ठीक ठाक दिन लग गए, हफ्ता 10 दिन लग गया इसमें, है ना? उससे ज्यादा ही लगे, क्योंकि हम तो एक थे, हम हो सकता है बाकी लोग को और ज्यादा लगाओ। और एक
और आप 10 अप्रैल से लेकर आज तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी उनके फीडबैक सिस्टम के मॉनिटर में हैं, मॉनिटरिंग में हैं आप। हाँ, रोज और आप मॉनिटर उसके किए बाद जा रहे 3 महीने बाद एक बार होगा रिव्यू में, फिर एक 6 महीने बाद होगा और एक साल बाद बार होगा। तो ये साल भर तक रिव्यू होगा। जी। सक्सेसफुल पहले अनाउंस कर सकते हैं। हम्म। और एक और चीज जो यहाँ पे देखी जा रही थी लंदन में, एक ये होता है कि जो ब्लैक, एशियन और एथनिक माइनॉरिटीज वाले, उनको कोविड बहुत हुआ। तो वो लोग भी चाहते थे कि इस बैकग्राउंड से कोई आए जो ट्राई, जिसे अपना ये नहीं हो कि अपने इंडियन जीन्स डिफरेंट हैं, तो ये नहीं हो कि इंडियंस के ऊपर टेस्ट नहीं हो पाया। तो उनको एक सभी मिक्स रेस चाहिए थी, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा वो रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल। आपकी बातों को सुनकर जब भारत में ट्रायल शुरू होंगे तो कई लोगों को हौसला मिलेगा कि वो भी जाकर एक तरह से वॉलंटियर बन सकते हैं। और आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं वो बहुत ही काम आने वाला है। और ख़ासकर आप उन पहले 1000 लोगों में से हैं जिस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ह्यूमन ट्रायल है वो की गई है। तो ये जब दवा आएगी तो आप भी इतिहास में दर्ज होंगे। आप सारे सभी लोगों के जो लोग उस टीम का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी अपना ख्याल रखिएगा। जयपुर वालों को कहिएगा कि जयपुर के लोग इसी तरह के बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।